नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। बंगाल तमिलनाडु में आज वोटिंग शुरू, पीएम मोदी ने लोगों से की अपील। ईरान ने समंदर में दिखाए तेवर, भारत आ रहे जहाज पर कब्जा, मचा हड़कंप। ईरान का बड़ा फैसला, अमेरिकी पाबंदी हटने तक बंद रहेगा समुद्री रास्ता। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी। पीएम मोदी के भाषण पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, टीएन प्रतापन की याचिका। बंगाल में 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजते ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लग गईं। इन सीटों पर करीब 3.5 करोड़ वोटर्स फैसला सुनाएंगे। मैदान में कुल 1452 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए। उत्तर और दक्षिण बंगाल के 16 जिलों में वोटिंग चल रही है। खास बात यह है कि इस बार वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ है। पिछली बार के मुकाबले वोटरों की संख्या में कमी आई है, फिर भी लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। तमिलनाडु में नई सरकार चुनने के लिए आज वोटिंग हो रही है। करीब 6.25 करोड़ वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। इस बार मैदान में कुल 4023 प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं। मुख्य लड़ाई मुख्यमंत्री स्टालिन और पूर्व सीएम पलानीस्वामी के बीच मानी जा रही है। स्टालिन अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं तो पलानीस्वामी वापसी की कोशिश में है। इस चुनाव में करीब 14 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के मुकाबले इस बार ज्यादा नजर आ रही है। सुबह से ही लोग बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शाम होने तक साफ हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जनता का यही जोश तय करेगा कि तमिलनाडु की गद्दी किसे मिलेगी। पीएम मोदी ने बंगाल और तमिलनाडु के लोगों से रिकॉर्ड वोटिंग की अपील की। पीएम ने लोगों से इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने खासकर युवा साथियों और महिलाओं से रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की गुजारिश की। बंगाल के लिए उन्होंने अलग से संदेश भेजकर सबको जोश से भर दिया। मोदी ने कहा कि सभी नागरिक पूरी ताकत के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। चुनाव के इस पहले चरण में हर एक वोट बहुत कीमती है। पीएम चाहते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलें और नया इतिहास लिखें। ईरान ने हॉर्मुज के समुद्री रास्ते से गुजर रहे 2 जहाजों को बंधक बना लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक उनकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे 3 व्यापारिक जहाजों पर गोलीबारी की थी। ये जहाज हॉर्मुज के उस समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पकड़े गए जहाजों में से एक भारत के गुजरात आ रहा था। इसका नाम एबामिनोडास है, जो लाइबेरिया के झंडे के साथ चल रहा था। ईरान की नौसेना ने दोनों जहाजों को अपने समुद्री तट की तरफ मोड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है, यह एक्शन ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बीच हुआ है। खबर है कि इन जहाजों को पकड़ने के लिए गोलीबारी भी की गई। ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसियों ने भी जहाज पर फायरिंग होने की पुष्टि की। इससे एक जहाज के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। अब समुद्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरानी नौसेना ने 2 विदेशी जहाजों को पकड़कर हॉर्मुज की खाड़ी पर अपनी पकड़ दिखाई। दरअसल ये पूरी कार्रवाई अमेरिका से बदला लेने के लिए की गई है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी ईरान के 2 जहाजों को जब्त किया था। तभी ईरान की सेना ने कसम खाई थी कि वो उसका बदला जरूर लेंगे। इस एक्शन से ईरान ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दे दिया। वो बता रहा है कि वो किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। समुद्र में बढ़ते इस तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस पलटवार पर अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों के विरोध में हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने से मना कर दिया। उसका कहना है कि जब तक अमेरिकी घेराबंदी रहेगी, रास्ता बंद रहेगा। इस तनाव के बीच ईरान ने 2 और जहाजों को जब्त कर लिया। ये जहाज उस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली बातचीत के लिए सीज फायर आगे बढ़ाया है। ईरान ने बातचीत का स्वागत तो किया, लेकिन अपनी शर्तें भी थोप दी। ईरानी स्पीकर ने कहा कि बिना घेराबंदी हटाए सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना है कि समुद्री रास्ता रोकना भी शांति समझौते का उल्लंघन है। मालेगांव ब्लास्ट के पीड़ितों को 20 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के बचे हुए 4 आरोपियों को बरी कर दिया है। करीब 20 साल पहले हुए इस हमले में 31 लोगों की जान चली गई थी। धमाके में जान गंवाने वाले साजिद के पिता आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। साजिद डॉक्टर बनने के लिए चीन जाने वाला था। उसकी मौत के 2 दिन बाद घर पर उसका वीजा लगा पासपोर्ट आया था। पिता का सवाल है कि अगर आरोपी बेगुनाह है तो ब्लास्ट किसने किया। अदालती फैसले से पीड़ितों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। इससे पहले भी कई आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। 2008 के दूसरे मालेगांव ब्लास्ट में भी किसी को सजा नहीं मिल पाई। अब पीड़ित परिवार सरकार से इस फैसले के खिलाफ अपील की उम्मीद कर रहे हैं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि उनके अपनों का कातिल कौन है। इंसाफ की लड़ाई अब एक अंतहीन इंतजार बन गई है।
कांग्रेस नेता टीएन प्रतापन ने पीएम मोदी के भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। प्रतापन का आरोप है कि पीएम ने चुनावी फायदे के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 18 अप्रैल को दूरदर्शन और संसद टीवी पर दिए भाषण का जिक्र किया। याचिका में कहा गया है कि पीएम ने सीधे तौर पर विपक्षी दलों को निशाना बनाया। कांग्रेस नेता के मुताबिक ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। सबसे ज्यादा नाराजगी चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर जताई गई। याचिका में आरोप है कि शिकायत के बावजूद आयोग ने कोई कदम नहीं उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी हो। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा। खड़गे ने पीएम मोदी के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किया। आयोग ने खड़गे को जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया। दरअसल बीजेपी के एक बड़ी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इस टीम में निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू जैसे कई बड़े मंत्री शामिल थे। बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयानों से चुनाव का माहौल खराब होता है। पार्टी ने मांग की है कि खड़गे को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उनके चुनाव प्रचार पर भी रोक लगाने की मांग की। बीजेपी ने सोशल मीडिया से भी ये विवादित बयान हटाने की मांग की। मणिपुर में अलग अलग संगठनों के बंद की वजह से जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। राज्य के 16 में से 12 जिलों में आज पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। अलग अलग जातीय संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर बंद बुलाया। घाटी के 5 जिलों में लोग बम हमले का विरोध कर रहे हैं। इस हमले में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई थी। सड़कों पर जगह जगह पत्थरबाजी और नाकेबंदी की खबरें आ रही हैं। इम्फाल के मुख्य सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह जाम कर दिया। उधर पहाड़ी जिलों में नगा संगठनों ने 3 दिन का बंद रखा। वो उखरूल में हुए 2 लोगों की हत्या के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। चूराचांदपुर में भी बीजेपी विधायक की मौत के बाद तनाव बना हुआ है। वहां लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दुकानों से लेकर दफ्तरों तक आज सब कुछ बंद पड़ा। लोग अपने घरों में कैद हैं और सड़कों पर सिर्फ सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। प्रशासन शांति बहाल करने की कोशिशों में जुटा है, पर तनाव बरकरार है। सुबह 9 के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.